बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 19 होगा और हम आज के लेक्चर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और 12 तक जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन 18.9 सॉल्व करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 18.9, use photon model to explain why ultraviolet radiation is harmful to your skin while visible light is not. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18.9 में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन फोटोन मॉडल को यूज़ करते हुए ये बयान करें, ये बताएं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है स्किन के लिए हार्मफुल क्यों है। तो फोटोन की एनर्जी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, E इज़ इक्वल टू HF। अगर हम इसको इसकी फॉर्म में लेमडा की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये बनता है, ये फोटोन की एनर्जी है hc अपॉन लेमडा। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे हम देखें कि लेमडा जो है शॉर्ट अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उनका लेमडा ज़्यादा शॉर्टर होता है। तो अगर लेमडा शॉर्टर होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और लेमडा अगर कम होगा, लेमडा अगर ज़्यादा होगा, लॉन्गर वेवलेंथ होगी, तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस वजह से अल्ट्रावायलेट रेजेस जो हैं वो विजिबल रीजन के एंड पे आती हैं, तो उनका जो लेमडा है, वेवलेंथ है, वो शॉर्ट है, तो विजिबल लाइट की से ज़्यादा है उनकी एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि लेमडा UV इज़ लेस देन लेमडा विजिबल लाइट, VL, इसको विजिबल लाइट कह लेते हैं। तो इस वजह से हमें ये इस रिलेशनशिप ये पता चलता है कि एनर्जी जो है, एनर्जी UV जो है वो ग्रेटर है किससे, एनर्जी नॉर्मल विजिबल लाइट से। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर आप एनर्जी को सॉल्व करें तो इस एनर्जी फोटोन, अगर फोटोन को सॉल्व करें, एक फोटोन की एनर्जी टिपिकल, तो ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। 100 सॉरी, ये किलो वोल्ट है, चेंज कर देते हैं इसको, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे नीचे जो लाइट है, विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट की जो एनर्जी है फोटोन की, वो इससे काफ़ी कम होती है। एग्जैक्टली ये जो एनर्जी है ये इनफ है कि अगर ये एनर्जी, इस एनर्जी का फोटोन अगर स्किन के ऊपर पड़ेगा तो स्किन के साथ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। होता ये है कि स्किन के अंदर जो DNA होते हैं, DNA के साथ ये रिएक्शन करके उससे इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आयंस बन जाते हैं। तो जो DNA के अंदर जो एटम्स मौजूद होंगे, बॉन्डेड एटम होंगे, तो वो आयन बन जाएंगे, तो एक डिफरेंट मटेरियल बन जाएगा, डिफरेंट केमिकल बन जाएगा। तो इस वजह से ये जो स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी, सेल्स डेड हो सकते हैं और कैंसर का बायस बन सकते हैं। तो UV जो इलेक्ट्रॉन, UV फोटोन जो होंगे उनके पास इनफ एनर्जी होती है कि वो रिएक्शन कर जाएं स्किन के DNA के साथ, स्किन के मॉलिक्यूल्स के साथ, स्किन की सेल्स के साथ, केमिकल रिएक्शन की वजह से वो डेंजरस हो जाते हैं। जबकि इससे नीचे जो फोटॉन्स होंगे जो विजिबल रीजन के अंदर आते हैं, तो उनकी इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो रिएक्शन कर पाएँ। यहाँ पे इंटेंसिटी की बात भी होती है कि अगर आपके पास लोअर एनर्जी है, इवन लाइट जो वेव है उससे भी नीचे फ्रिक्वेंसी की भी रेडिएशंस हैं, बट उनकी अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो स्किन के लिए डेंजरस हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे कंपेयर किया गया है लाइट को और अल्ट्रावायलेट रेस को, तो इसलिए हम इसका बता रहे हैं। तो इसमें एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें इस तरह का आप रिलेशन लिखेंगे और एक टेक्स्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये छोटा सा टेक्स्ट लिख सकते हैं, UV waves are shorter than visible light, so the UV possess more energy than regular light. UV photons have the right energies to cause the chemical changes. When UV light hits your skin, the DNA in your skin cells can undergo the chemical change. If the damage is too great, the cells just die. Conceptual question 18.10, explain why annihilation of an electron and positron creates two photons rather than a single photon. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 18.10 में पूछा गया है कि
इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन जब एनिहिलेट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसकी वजह से दो फोटॉन बनते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? एक ही फोटॉन क्यों नहीं बनता दो इलेक्ट्रॉन के मिल जाने की वजह से, दो पार्टिकल्स के मिल जाने की वजह से? हालांकि जब एक फोटॉन जब टकराता है न्यूक्लियस के साथ तो उससे दो पार्टिकल्स बनते हैं, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। लेकिन जब दो एंटी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो उससे दो फोटॉन बनते हैं। ये तस्वीर ज़रा देख लें, ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे इनका कोलिजन होगा और इस कोलिजन के बाद एक फोटॉन इधर जाएगा और दूसरा फोटॉन बनकर इधर जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि दो फोटॉन ही बनते हैं, एक फोटॉन क्यों नहीं बनता? इसका जवाब देना है स्टूडेंट्स। इसका जवाब ये है कि जो पेयर एनिहिलेशन है, ये पेयर प्रोडक्शन है, दोनों में आल जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन हैं, कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं। इसमें एक एक लॉ को, कंजर्वेशन के लॉ को अगर देखें तो हमें समझ आ जाएगी कि किस तरह से कंजर्व होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पहले देख लेते हैं। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल, ये पॉजिट्रॉन है एंटी पार्टिकल। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का टोटल मास अगर सम करें तो ज़ीरो होता है। तो बिफोर कोलिजन इनका मास ज़ीरो है टोटल मास, तो आफ्टर कोलिजन भी इनका मास ज़ीरो है क्योंकि फोटॉन का कोई मास नहीं होता। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखते हैं कि बिफोर कोलिजन इनका टोटल चार्ज कितना है। इसका चार्ज नेगेटिव है और इसका चार्ज पॉजिटिव है। तो दोनों का अगर चार्ज टोटल करें बिफोर कोलिजन तो टोटल चार्ज बिफोर कोलिजन ज़ीरो है, और आफ्टर कोलिजन फोटॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो आफ्टर कोलिजन भी ज़ीरो है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन है 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पॉजिट्रॉन है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटॉन बनता है और 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दूसरा फोटॉन बनता है। तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि आफ्टर कोलिजन क्या है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी भी कंजर्व हो गई। अब रह गया मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम हम देखते हैं कि किस तरह से कंजर्व हो रहा है। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है और पॉजिट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है। तो दोनों का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ज़ीरो है क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन रिवर्स है। तो दोनों का मोमेंटम अगर हम सम करेंगे तो दोनों का मोमेंटम ज़ीरो आएगा बिकॉज ऑफ देयर ऑपोजिट डायरेक्शन, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो आफ्टर कोलिजन क्या है? आफ्टर कोलिजन अगर हम फर्ज करते हैं कि एक ही फोटॉन बनता है, दूसरा नहीं बनता, यानी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक ही फोटॉन अगर बनते, तो फोटॉन का तो हमने देखा था कि फोटॉन का मोमेंटम होता है P इज़ इक्वल टू H अपॉन लेमडा होता है। H अपॉन लेमडा इसका फोटॉन होगा, ये इसका मोमेंटम होगा। तो अब मोमेंटम ज़ीरो तो नहीं है, अब तो मोमेंटम की ये वो है वैल्यू है, इसकी मैग्नीट्यूड है मोमेंटम की। तो मोमेंटम कहाँ कंजर्व हुआ? मोमेंटम को आफ्टर कोलिजन ज़ीरो होना चाहिए था। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम अगर ज़ीरो होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक और फोटॉन हो जो अपोजिट डायरेक्शन में रिलीज़ हो और उन दोनों का टोटल मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से जब दोनों पेयर एक दूसरे, दोनों पार्टिकल एक दूसरे से मिलते हैं तो दो फोटॉन बनते हैं, एक 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, दूसरा 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ज़ीरो हो जाता है। तो बिफोर कोलिजन भी ज़ीरो, आफ्टर कोलिजन भी ज़ीरो है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लिखने का मसला हो एग्ज़ाम में कि कैसे लिखें थ्योरी, तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। ये हम पॉइंट लिखते हैं, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वही हम यहाँ पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपने उसको ज़हन में रखना है, एग्ज़ाम में उसको पैराग्राफ की सूरत में लिख लेना है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका जवाब है सीधा सीधा, इट हैपन्स टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये होता क्यों है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेटिस्फाई हो जाए। तो बारी बारी इसमें वही लिखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेटिस्फाइड एज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर, ये ARER है, आर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का टोटल मास हम अगर फाइंड करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सेटिस्फाइड है।
तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेटिस्फाइड है। क्यों? बोथ पार्टिकल्स हैव अपोजिट चार्जेस एंड नेट चार्ज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज ज़ीरो। तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, टोटल मिला के ज़ीरो, और आफ्टर कोलिजन फोटॉन का वैसे ही ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो होगा टोटल चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यहाँ पे सेटिस्फाइड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह सेटिस्फाइड है जी? 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और इतनी एनर्जी पॉजिट्रॉन की है। दोनों जब मिलते हैं तो फोटॉन बनते हैं। दोनों फोटॉन की एनर्जी है 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी सेम है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अलबत्ता इनके दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी इस फोटॉन को शिफ्ट हो जाएगी, फोटॉन की उतनी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। या आप ये कह सकते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी भी फोटॉन की एनर्जी में ऐड हो जाएगी। तो ये एक बॉर्डर लेवल हमने सॉल्व किया हुआ है, इसमें आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने इसी तरह लिख देना बस। आप लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जिस तरह का हमने बताया आपको। देयरफॉर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ज़ीरो। आफ्टर कोलिजन इफ़ वन फोटॉन इज़ फॉर्म्ड मोमेंटम कैन नॉट बी ज़ीरो। अगर आफ्टर कोलिजन एक ही फोटॉन बनता है तो उसका मोमेंटम h/λ होगा, ज़ीरो नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरा फोटॉन भी बने। तो नीचे स्टेटमेंट लिखी है, फॉर मोमेंटम टू बी कंजर्व्ड देयर मस्ट बी टू फोटॉन्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। Conceptual question 18.11. When a particle's kinetic energy increases, what happens to its de Broglie's wavelength? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18.1 में पूछा गया है कि अगर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी जाए तो उसकी de Broglie वेवलेंथ के साथ क्या होगा? When a particle kinetic energy increases, what happens to its de Broglie wavelength? जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को जब हम मूव कराते हैं विद सर्टेन वेलोसिटी तो ये वेव मोशन परफॉर्म करता है। इसका एक एसोसिएटेड वेवलेंथ होता है जिसको हम लैम्डा कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देते हैं, तो इसकी वेवलेंथ के साथ क्या होगा? क्या वेवलेंथ बढ़ेगी या कम होगी? तो इसका जवाब ये है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस लैम्डा, डिक्रीजेस वेवलेंथ। तो इसको हमने प्रूव करना है। किस तरह प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम de Broglie हाइपोथेसिस से स्टार्ट लेंगे। लैम्डा किसके इक्वल होता है? h/p के, h/p के। और यहाँ हम उसी तरह कन्वर्ट कर लेंगे। ये काम हम कई दफ़ा कर चुके हैं। इसको हम मास टाइम वेलोसिटी लिखेंगे। और अब हम ये जो सिस्टम है, ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम पोटेंशियल डिफरेंस? तो VE के बराबर हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ mv² इज़ इक्वल टू VE। और यहाँ पे हम अगर mv को रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये इसको उस तरफ लिख देंगे, mv² इज़ इक्वल टू 2VE। और दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² v² 2mVE। और mv किसके इक्वल हो जाएगा? mv हो जाएगा 2mVE और स्क्वायर रूट आ जाएगा इसकी जगह। अब ये जो रिलेशन बनता है mv का, इसको उठा के यहाँ पे हम इसके अंदर प्लग इन कर देंगे de Broglie इक्वेशन के अंदर, तो वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड मास आ जाएगी। तो इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 2mVE का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देखें, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी या हाफ mv² किसके इक्वल है? VE के, जो कि जहाँ पे V का है पोटेंशियल डिफरेंस है और E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या पार्टिकल का चार्ज है, जो भी चार्ज पार्टिकल अगर आप मूव कर रहे हैं तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट लेंगे। काइनेटिक एनर्जी हम देखते हैं कि चेंज हो रही है, इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है। तो इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, बाकी को अलग कर लेते हैं। लैम्डा
लेमडा इज़ इक्वल टू h अपॉन 2m का स्क्वायर रूट 1 अपॉन VE का स्क्वायर रूट, ये हमने अलग कर दिया अभी। तो ये सारे का सारा फैक्टर, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये कांस्टेंट है। इसको हम कांस्टेंट करेंगे तो ये साइन ऑफ इक्वलिटी जो है चेंज हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर। कलर चेंज कर देते हैं, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन VE का स्क्वायर रूट, और VE किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के। तो लेमडा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन KE या हाफ mv स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहें। तो अब आप ये देखें कि ये एग्जैक्ट रिलेशन आ गया कि कितनी काइनेटिक एनर्जी अगर आप चेंज करेंगे तो लेमडा के अंदर कितना चेंज आएगा, एग्जैक्ट आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट रफली हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दें तो क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर हम बढ़ा देंगे तो डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल उसमें ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है, यानी जो इसमें लेमडा है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह ये प्रूव हो गया कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज द वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को हम जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कराएंगे इतनी उसका जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होता जाएगा। Conceptual question 18.12. Explain why can we experimentally observe the wave-like properties of electron but not of billiard ball? स्टूडेंट्स क्वेश्चन 18.12 आपने स्टेटमेंट सुन ली। एक्सप्लेन व्हाई वी कैन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बट बिलियर्ड बॉल की वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। इसकी क्या रीज़न है स्टूडेंट्स? इसका सीधा सीधा जवाब तो ये है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, जिसकी वजह से हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका एसोसिएटेड वेवलेंथ हम मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि होता ही इतना कम है कि ऑब्जर्वेबल नहीं होता। ये कुछ वर्डिंग भी लिखी है, de Broglie wavelength is inversely proportional to mass, therefore the massive object have so small associated wavelength that it cannot be observed। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी सॉल्व करते हैं और बिलियर्ड बॉल की भी वेवलेंथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है लेमडा इज़ इक्वल टू h अपॉन mv। चूँकि हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डेटा हम रखते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, मास इलेक्ट्रॉन का पता है, और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर्स पर सेकंड हो सकती है। बहुत ज़्यादा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है। स्टूडेंट्स ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यू हमने लिख दी है। h प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 10⁻34 और मास इलेक्ट्रॉन का है 9.1 × 10⁻31 kg, और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की टिपिकल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की हमने पुट की है v इज इक्वल टू लिखिए यहाँ पे 10⁻5 मीटर्स पर सेकंड। ये सारी वैल्यूज़ उठा के इसके अंदर प्लग इन करते हैं कि और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या आती है इस वेलोसिटी के साथ। 6.62 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास 9.1 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी 10⁵, और यहाँ से आपने स्टूडेंट्स लेमडा सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स इसको आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करके देखें तो इसका आंसर कुछ यूँ आता है 7.27 × 10⁻⁹ आता है, 9 मीटर्स। इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं तो 7.3 × 10⁻⁹ मीटर्स, शायद आपकी बुक में ये लिखा हो बट राउंड ऑफ करके। तो ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, एसोसिएटेड वेवलेंथ,
तो ये ऑब्जर्वेबल है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर की जा सकती है और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, बिलियर्ड बॉल को हम कंसिडर करेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन H/mv, और यहाँ पे H चूँकि प्लैंक्स कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू वही होगी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 होगी। ये mv है। और यहाँ पे मास इसका, एक बिलियर्ड बॉल का जो मास होगा हम रफली पुट कर लेते हैं 150 ग्राम्स का हो सकता है, तो 150 ग्राम का अगर हो तो 0.15 kg बनता है, तो इतना पुट कर लेते हैं। और एक बिलियर्ड बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी वो भी लिख सकते हैं, बहुत थोड़ी होगी, ज़ाहिर है 3 मीटर्स पर सेकंड हो सकती है। आप इसको ज़्यादा भी पुट कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड पुट कर लें, तब क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी वेलोसिटी बिलियर्ड बॉल की नहीं हो सकती। अब लग ये रहा है कि चूँकि वेलोसिटी कम है बिलियर्ड बॉल की तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन दूसरी एंड पे मास बिलियर्ड बॉल का इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ इतनी कम हो जाती है कि वो फिर मेजरेबल नहीं रहती, ऑब्जर्वेबल नहीं रहती। तो हम ये सारा डेटा इसके अंदर पुट करके सॉल्व करते हैं। H इज़ इक्वल टू 6.62 10⁻⁻34 और नीचे हम लिखेंगे 0.15 मास है मल्टीप्लाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। अब आप देखिएगा कि लैम्डा क्या आता है। चलें इसको आप सॉल्व करें, वीडियो पास करें और इसको सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, इसका मेरे पास जो आंसर आया है वो है 1471.11 इंटू 10⁻⁻36। थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, दो दफ़ा इसको पीछे ले आते हैं, तो ये क्या बनता है, लैम्डा ये 71 है, 2 टाइम बल्कि 3 टाइम पीछे ले आते हैं तो 1.47 बन जाएगा इंटू 10⁻, ये इसमें से 3 और निकाल दें यहाँ से तो ये बन जाएगा 33 -33। तो थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क हो सकता है आपके पास थोड़ी बहुत ये वैल्यू डिफरेंट आई है, यहाँ पे -34 आ सकता है, ये भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। उसकी वजह ये है कि मैंने जो यहाँ पे कैलकुलेशन की है 6.62 पुट किया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जबकि इसके आगे जो काफ़ी सारे नंबर्स हैं वो मैंने राउंड ऑफ कर दिए हैं। तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आंसर बस इसमें एग्ज़ाम में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 100% आपका आंसर मिलना चाहिए, बल्कि आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि वेवलेंथ जो है बिलियर्ड बॉल की बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि है 7.3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स, और यहाँ पे क्या है 1.47 10⁻⁻33 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इजाद नहीं हुआ कि जो बिलियर्ड बॉल की इस इतनी छोटी वेवलेंथ को मेजर कर सके। इसलिए जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेवलेंथ होती है बट वो ऑब्जर्वेबल नहीं होती। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।